आपका व्यापारिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ अध्ययन कर लेते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेक्टर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और तीनों जो प्रकार हैं वो होते हैं, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा हमारे पास था टेंसर। ठीक है, हमारे पास ये 3 प्रकार की क्वांटिटी थी। इनके बारे में हमने अध्ययन किया, इनको पढ़ा कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो इसके बारे में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखो, पहला हमारे पास जो टाइप है उसको हम कहेंगे कि समान सदिश। इसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? देखो कि अगर हमारे पास ऐसे सदिश हों जिनका परिमाण भी समान हो और उनकी दिशा भी समान हो तो ऐसे सदिशों को हम बोलेंगे समान सदिश। जैसे कि हमारे पास एक ये सदिश है, दूसरा हमारे पास ये सदिश है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास सदिश ए है, दूसरा हमारे पास सदिश बी है। हमने ये देखा है कि सदिशों को हम इस प्रकार से किसी राशि के ऊपर एक तीर का निशान लगाकर हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी भी सदिश को इस प्रकार से लिखते हैं तो इसकी जो भी ये लेंथ है, ये जो लेंथ होती है वो इस सदिश के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ये बात हमें याद रखनी है। तो इसका जो लेंथ है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो एरो का चिन्ह है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो कि समान सदिश क्या होता है। समान सदिश वे सदिश होंगे अगर किन्हीं भी सदिशों के क्या हो, उनकी लेंथ बराबर हो या फिर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, साथ साथ में इनकी दिशा भी क्या हो, समान हो। तो ऐसे सदिश क्या होंगे, हमारे पास समान सदिश कहलाएंगे। फिर हम बात करते हैं असमान सदिश। असमान सदिश क्या होता है? इनको बोलेंगे इनइक्वल वेक्टर्स। इनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ये ऐसे सदिश होते हैं यदि क्या हो, इनका परिमाण या दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या तो दोनों ही अलग अलग हों या फिर दोनों में से कोई एक भी अगर अलग हो तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे असमान सदिश। जैसे कि हमारे पास मान लो एक ये सदिश ए है, एक दूसरा सदिश हमारे पास बी है। तो इसका देखो, ये परिमाण या फिर दिशा, इसकी दिशा इस साइड में है और इसकी दिशा इस साइड में है। तो दोनों ये क्या है, ये दोनों असमान सदिश है। असमान सदिश होने के लिए क्या शर्त है कि या तो परिमाण या फिर दिशा दोनों में से कोई एक अलग हो, एक भिन्न हो, या फिर दोनों ही भिन्न हो। तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे असमान सदिश। अगला हमारे पास है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है? ऋणात्मक सदिश को हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। देखो, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ऐसे सदिश जिनमें क्या हो, जिनके बीच में 180 डिग्री का कोण हो। जैसे मान लो एक हमारे पास सदिश ये है ए और दूसरा सदिश हमारे पास है बी। तो इन सदिश को हम क्या बोलेंगे? इस सदिश के सापेक्ष में ये जो सदिश है ये हमारा क्या है, ऋणात्मक सदिश है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लो कि इनके क्या है, दोनों की लेंथ बराबर है या फिर मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है समांतर सदिश। समांतर सदिश होता है पैरेलल सदिश, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ऐसे सदिश जिनके मध्य 0 डिग्री का कोण हो, तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इन सदिशों की जो दिशा होती है वो एक ही होती है। तो इस प्रकार के सदिश को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर।
जैसे हमारे पास एक वेक्टर ये ए है, दूसरा वेक्टर बी है, एक वेक्टर मान लो ये ए है, ये दूसरा हमारे पास बी है, तो इनकी क्या है, इनकी दिशा समान है, या फिर इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास है 0 डिग्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रति समांतर। अगला हमारे पास है प्रति समांतर सदिश, जिसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे सदिश होते हैं जिनके मध्य कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो एक ये है, एक ये है, तो मान लो एक ये हमारे पास ए है, यहाँ पर बी है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो हमारे पास होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे सदिश को हम बोलेंगे प्रति समांतर सदिश। अगला हमारे पास है सातवां शून्य सदिश। शून्य सदिश को हम बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है 0 और उसके ऊपर एक वेक्टर। सबसे पहले हमें इस सदिश की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, है ना, शून्य सदिश आवश्यकता ही क्यों है। देखो, इसको इस क्वेश्चन का जवाब हमें प्राप्त करने के पहले देख लेते हैं कि शून्य सदिश होता क्या है। देखो, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है, और साथ साथ में इसकी ना तो कोई विमा होती है और ना ही इसका कोई मात्रक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य सदिश जो है वो एक इस प्रकार का सदिश है जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड है और ना ही कोई विमा और ना ही कोई मात्रक होता है। अब देखो इसकी क्या जरूरत पड़ी। देखो, हम ये जानते हैं कि जब भी किसी भी दो सदिशों को जोड़ा या फिर घटाया जाता है तो हमें परिमाण के रूप में एक तीसरा सदिश प्राप्त होता है। इसके बारे में आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, कोई भी दो समान सदिश, मान लो यहाँ पर b जो है वो क्या है, a के बराबर है, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए। देखो, मान लो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ a माइनस a, तो मुझे कोई एक सदिश ही प्राप्त होना चाहिए, और इस अगर दोनों समान है तो मुझे क्या प्राप्त होगा, शून्य। हमें कोई सदिश प्राप्त होना चाहिए तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक तीर का निशान लगाना पड़ेगा। देखो, शून्य जो सदिश होता है इसके लिए इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। शून्य सदिश क्या होता है, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होते हैं। तो अभी हमने देखा कि शून्य सदिश का प्राप्त होता है कि दो समान सदिशों को एक दूसरे से घटाने पर हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। अब देखो कि शून्य सदिश को अगर हम किसी भी शून्य सदिश को किसी भी सदिश से जोड़ें या घटाएं तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, शून्य सदिश को किसी भी सदिश में से जोड़ें या फिर घटाएं तो उस सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास मान लो ए वेक्टर है, उसमें अगर हम शून्य सदिश को जोड़ दें तो हमें वापस से वही सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से घटा भी देंगे तो भी हमें वापस वही से सदिश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी शून्य सदिश को किसी सदिश के साथ में गुणा करवा दूं, किसी सदिश के साथ में गुणा करवा दूं तो मुझे शून्य सदिश ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगला हमारे पास जो प्रकार है वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर या फिर एकांक सदिश। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हमारे पास किसी इम्पोर्टेंट को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग दर्जा दिया गया है, और इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सदिश के ऊपर एक इसके ऊपर कैप लगाते हैं। ये जो टोपी है ये दर्शाता है कि ये जो सदिश है वो हमारे पास एक एकांक सदिश है। अब देखो, एकांक जो सदिश होता है उसका जो परिमाण है वो क्या होता है, एक इकाई होता है। क्या होता है, एक इसका जो परिमाण होगा वो इकाई होगा। इसकी खुद की कोई भी विमा व मात्रक नहीं होता है। एकांक सदिश क्या होता है, इसका परिमाण एक होता है, इसकी खुद की विमा और कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब देखो हम इसको कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए, इसको हम इसके घटकों के रूप में लिख देते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मैंने इसको कैसे लिखा है, देखो ये इसका जो ए है इसको ये लिखने का तरीका होता है। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया एक्स वाई और जेड। ये जो आई कैप है वो क्या है, एक्स एक्स के अनुदिश इसका एकांक सदिश है। जो जे कैप है वो वाई दिशा में क्या है, इसका एकांक सदिश है। और जो के कैप है वो जेड दिशा में क्या है, इसका एकांक सदिश है। ये हमारे पास बीच में शून्य है। अगर हम क्या करें, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई सदिश है ए, ठीक है। अगर हम इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इस दिशा में एक्स दिशा में इसका घटक, इसका एक्स दिशा में घटक, वाई दिशा में क्या लिखेंगे, इसका वाई दिशा में इसका घटक, और जेड में क्या होगा, इसका जेड दिशा में घटक। तो ये जो ए एक्स ए वाई और ए जेड है वो क्या है, वो उसके एक्स दिशा में घटक, वाई दिशा में घटक और जेड दिशा में इसके घटक को दर्शाते हैं। अब हमें क्या लेना है, इसका ए का परिमाण लेते हैं। तो परिमाण हम कैसे लिखते हैं, तो परिमाण को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हम किसी सदिश को परिमाण को ज्ञात करना है तो इस प्रकार से लिखते हैं, मोड के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। बराबर कैसे निकालेंगे, इसके एक्स दिशा में घटक का वर्ग प्लस वाई दिशा में इसके घटक का वर्ग, जेड दिशा में इसके घटक का वर्ग और इसका अंडर रूट। तो अब ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें किसी सदिश का मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें क्या निकालना हो, इस ए का हमें अगर इसका एकांक सदिश हमें ज्ञात करना हो तो इसको हम लिखेंगे ए का कैप बराबर ये हमारा वेक्टर बट्टा और इसका परिमाण। तो ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एकांक सदिश ज्ञात करने का, किसी भी वेक्टर का वेक्टर और उसमें उसके परिमाण का भाग देने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसका एकांक सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एकांक सदिश के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे मेरे पास ये एक है, जैसे मान लेते हैं मैं लेता हूँ 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। मेरे पास कोई एक सदिश है जिसके एक्स दिशा में घटक 2 है, वाई दिशा में 3 है और जेड दिशा में 4 है। तो इसका जो परिमाण है वो कितना में प्राप्त होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और इनका अंडर रूट। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 और 4 13, 13 और 16। तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे 29 और इसका क्या जाएगा अंडर रूट। ठीक है। अगर हमें एकांक सदिश हमें निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, वेक्टर बट्टा इसका परिमाण। तो ये हमें प्राप्त होगा 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप बट्टा अंडर रूट 29। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 बट्टा अंडर रूट 29 आई कैप, 3 बट्टा अंडर रूट 29 जे कैप, 4 बट्टा अंडर रूट 29 और के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस सदिश का ये हमारा क्या है, इसका एकांक सदिश है। अगर हमें क्या करना हो, इसकी अगर हमें पुष्टि करनी हो तो क्या करेंगे, इसका परिमाण निकाल लो। तो परिमाण कितना आएगा इसका, 4 बट्टा 29, 9 बट्टा 29
16/29। इन सबको जब जोड़ेंगे और उनका वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1। तो हमने देखा कि जो ए कैप है इसको कैसे निकाला जाता है। अब देखो एकांक सदिश एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में ये जो एकांक सदिश होता है वो अपने आप में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी सदिश के साथ में लग जाता है तो उस सदिश की ये क्या करता है, सिर्फ दिशा को व्यक्त करता है। जैसे मान लो हमारे पास ये है ए का वेक्टर और इसके साथ में क्या लग दूं, ए कैप लगा दूं, तो ये क्या बताएगा, ये इसकी दिशा को व्यक्त करता है। लेकिन हमें यहाँ क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर इसके परिमाण को व्यक्त करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं कि मेरे पास मान लो कोई वेक्टर है जैसे बी वेक्टर, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बी वेक्टर का परिमाण और इसकी दिशा बी। ठीक है, बीच में डॉट नहीं लगाना। अगला हम जो पार्ट है उसको देख लेते हैं, हमारे पास कौन सा है। 9 नंबर हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, कोलिनियर संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जो क्या हो, जिनका पाथ एक ही हो, जिनका पाथ एक ही हो या फिर एक ही डायरेक्शन हो, ऐसे सदिश को हम बोलते हैं कोलिनियर सदिश। ए और ये हमारे पास है बी। ठीक है, इनका क्या है, या तो पाथ सेम हो या फिर इनकी एक ही दिशा हो, इनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, हमारा जो 10वां जो टाइप है उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, जो एक ही तल में हो। ठीक है, कोप्लेनर कौन से वेक्टर होंगे, जो एक ही तल में हो या फिर सेम प्लेन के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करते हो। जैसे मान लो कि हमारे पास है x और ये y, तो इसमें मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, मान लो ये a और ये b, दोनों क्या करने चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर मान लो मेरे पास ये जो सीट है इसके ऊपर मैं कोई भी एक वेक्टर बना दूँ, जैसे मान लो एक ही वेक्टर मैंने ये बनाया, दूसरा वेक्टर ये बनाया, ये a है ये b है, तो ये दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर हैं। देखो दो जो वेक्टर हैं वो क्या होते हैं, हमेशा कोप्लेनर होते हैं, लेकिन 3 जब वेक्टर हम बनाएंगे तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, देखो 2 वेक्टर तो मैं कैसे भी बनाऊं वो क्या रहेंगे, हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। मैं इस सेट पर कभी कहीं भी वेक्टर बना दूं वो एक ही तल में होंगे। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, इस पे ही एक और वेक्टर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसी तल में हो जाएगा, तो ये कोप्लेनर है। लेकिन अगर मैं इस तल के एकदम लंबवत बनाऊं तो क्या होगा, ये इस तल में नहीं रहेगा, ये इस तल के लंबवत हो जाएगा। तो क्या होगा, तो 3 सदिश जो हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर, देखो कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है, ऐसे सदिश जो क्या करते हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ए और बी, ये क्या कर रहे हैं, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे कॉन्करेंट वेक्टर। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम कोई 2 वेक्टर लें, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो भी ये क्या हो जाएंगे, ये सारे कॉन्करेंट वेक्टर हो जाएंगे। लाइन ऑफ एक्शन कैसे लेते हैं, जैसे मान लो ये इसकी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसकी क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और ये क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो देखो ये वाला वेक्टर मान लेते हैं ये ए बी और सी, तो इनमें क्या है, देखो ए और बी ये क्या है, इस जगह पर काट रहे हैं, तो ये क्या है, दूसरे के कॉन्करेंट है। बी और सी इस जगह पर काट रहे हैं, तो ये क्या है, दूसरे के कॉन्करेंट है।
और ए और सी वो क्या इस जगह पर काट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्करेंट हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो, एक ही जगह से निकलते हुए बना सकते हो इस प्रकार से। तो ये क्या करेंगे, ये एक जगह पर काटते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्करेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला जो वेक्टर है उसकी बात करते हैं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर कोई ऐसा सदिश जिसका क्या करें हम मूल बिंदु के सापेक्ष में उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, तो ऐसे सदिश को हम कहते हैं स्थिति सदिश। मान लो हमारे पास ये x और y है, ये हमारा z है, तो यहाँ पर कोई एक सदिश है मान लो p। तो अगर हम क्या करें, स्थिति से अगर हम क्या करें, इसकी स्थिति को हम बता रहे हैं, मूल बिंदु से इसकी स्थिति को बता रहे हैं, तो ऐसे सदिश को हम बोलेंगे स्थिति सदिश। इसको हम लिखेंगे r से। ठीक है, लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन इसको लिखेंगे हम r से। ठीक है, फिर हम अगले की बात करते हैं, ये हमारे पास है विस्थापन सदिश, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो भी सदिश मिलाने वाला जो सदिश होता है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो ये हमारा बिंदु है, ये मान लेते हैं 3, 1, 5, और ये हमारे पास जो है वो है बिंदु है 4, 2 और 6। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये x है, ये y है, और एक हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं ये r1 है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक सदिश है जिसको मान लेते हैं कि r2 है। तो इस बिंदु से यहाँ तक जो भी सदिश होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के स्थिति सदिशों का अंतर, दो स्थिति सदिशों का अंतर भी क्या होता है हमारे पास, विस्थापन सदिश को बताता है। मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो अंतर है इन दोनों का, ये जो राशि है, ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा विस्थापन सदिश। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, डेल r बराबर r2 अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, या फिर हमारे पास जो दूसरा हमारे पास जो स्थिति सदिश है वो वाला माइनस पहला स्थिति सदिश। इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए इसका स्थिति सदिश लिखते हैं r1, ये हमारे पास हो जाएगा 3। ये जो 3 है वो क्या बताता है, वो बताता है x दिशा में इसका घटक, तो ये हो जाएगा 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप, और r2 हमारे पास हो जाएगा 4i कैप, 2j कैप, 6k कैप। तो हमारे पास जो डेल r है वो हो जाएगा r2 माइनस r1। तो दोनों को हम घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, j कैप, तो 4, सॉरी यहाँ पर क्या था 1 था ना, 1 कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। तो ये हो जाएगा वापस से 1 आ गया, तो ये हो जाएगा j कैप, और यहाँ पर 6 माइनस 5, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी k कैप। तो हमारे पास क्या है, i प्लस j प्लस k, ये हमारे पास हो गया विस्थापन सदिश। आज के लिए बस इतना ही, और अगर इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम कल जो वीडियो आएगा उसमें हम इनके सदिशों के घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।